हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमने पूरे के पूरे टॉपिक को बताया हुआ है कि इस पूरे चैप्टर में कवर क्या किया जाएगा। तो टॉपिक इस चैप्टर का क्या होगा, हम जानेंगे पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या जो है, जनसंख्या अगर देखी जा रही है तो जनसंख्या कहाँ कहाँ पे देखी जा रही है, कितनी देखी जा रही है। एक तो हम इसके अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है क्या पूरे वर्ल्ड की। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के ही बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अगर जनसंख्या एक जगह पे ज्यादा है, एक जगह पे कम है, तो ऐसा क्या कारण होता है कि एक जगह पे ज्यादा और एक जगह पे कम हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या चीजें बताई जाती है। मतलब अगर एक कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किस हिसाब से बढ़ती है, घट रही है तो किस हिसाब से घटती है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसके रुझान कैसे होते हैं। मतलब एक साल कैसे हुआ, अगले साल कैसे हुआ, 5 साल का क्या हुआ, 10 साल का क्या हुआ, 100 साल का क्या हुआ। तो हम ट्रेंड्स भी देखेंगे इस चैप्टर में। और हम देखेंगे कि कोई जनसंख्या अगर क्या कहते हैं अपने स्पार्शियल पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन चेंज में डबल हो रही है तो किस हिसाब से हो रही है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें चेंजेस होने के क्या कारण है। और उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि लड़का और लड़की, मेल एंड फीमेल कितना है। एंड देन लास्ट में हम देखेंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है तो किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब आपकी ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर होंगी। और ये सारे टॉपिक आई होप आपने नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको एक एक करके सभी पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर के कम से कम 3 पार्ट आएंगे, तो तीनों पार्टों को आपको देखना होगा। ये पहला पार्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल। इन जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि इंसान जो इस धरती पे आया है, तो सही मायने में अगर आप देखें तो पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। मतलब जनता ही सबसे एक रियल वेल्थ होती है किसी कंट्री के लिए। मतलब अगर जनता नहीं तो कुछ नहीं, जनता ही सब कुछ है। जनता के हिसाब से ही हम डेवलपमेंट देखते हैं, जनता के हिसाब से रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसलिए जनता का होना जरूरी है। और कोई भी कंट्री अगर होती है तो अपने लोगों के द्वारा ही जानी जाती है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वी आर इंडियंस। तो हमारी जो जनता है अगर किसी दूसरे देश के अंदर जाती है तो आप देखेंगे कि वो नाम करती है, तो फिर हम कहते हैं हाँ यार ये तो इंडिया का ही बंदा। तो इंडिया के नाम से तो लोग आके कहते हैं इंडिया के लोगों को पहचान रहे हैं। मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा ही इंडिया को पहचाना जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक इशू जो है वो देखा जा सकता है कि इस तरीके की चीजों को कवर करा जा रहा है। और उसके बाद अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवन, मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है ना वो अनइवन है। मतलब जिसका आप कह सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि यही होना ही है। मतलब फिक्स नहीं है कि पूरी तरीके से इस कॉन्टिनेंट की इतनी जनसंख्या होगी या उस कॉन्टिनेंट की उतनी जनसंख्या होगी, ऐसा फिक्स नहीं है। ऐसा किन्होंने कहा है, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं जनरल बी के क्रेसी जो है इन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पे बी क्रेसी बोलते हैं इन्हें। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है कि जहां पर जरी सी जगह में, छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी जगह के अंदर कुछ भी लोग नहीं है। तो ये इन्होंने बताया कि एशिया हैज मैनी प्लेस, एशिया में ऐसी बहुत सी जगह है वेयर पीपल आर फ्यू, जहां पे लोग कम है। और एशिया की फ्यू ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग हैं। समझ रहे इसका कहने का मतलब? कहने का मतलब एशिया एक कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, वहां पे बहुत बड़े प्लेसेस के अंदर बहुत सारे लोग रहते ही नहीं है। और बहुत सी ऐसी जगह, बहुत सी कम ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा जनता रहती है। तो कितना ज्यादा मतलब एक अजीब चीज हमें देखने को मिलता है हमारे इसके अंदर। तो इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एग्जामिनर जो है वो इवन जो इनकी स्टेटमेंट है वो आपको क्या कहना चाह रही है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीजों का कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया। अब हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो किस हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑफ एनी एरिया। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न है वो पूरी तरीके से क्या बताने की कोशिश करता है, द वे द पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर कौन से कॉन्टिनेंट में कितने लोग रह रहे हैं, हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये बताने की कोशिश करता है। अगर ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप ये भी नोटिस करेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम पॉपुलेशन के पैटर्न को समझते हैं और पॉपुलेशन के पैटर्न को समझने के हिसाब से फिर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को समझ लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मतलब क्योंकि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक भी जो है उसका ही एक पार्ट होता है, तो उस पार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे जेंडर, उसके बाद एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल, इनकम लेवल और एज, ये सारी चीजों को हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं। आपने ये इंडिया वाली बुक जब पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। उसके बाद ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन फ्यूचर सरकार को जो भी पॉलिसीज बनानी होती है वो पॉलिसी सरकार किस हिसाब से कितने लोगों पे कितना परसेंटेज में खर्च करेगी, वो इसीलिए डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक की हम स्टडी करते हैं, जिन्हें आप जनांकीय संक्रमण कहते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे भारत के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखा जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन जो है सिर्फ 10% लैंड के ऊपर रहती है। तो कितना ज्यादा इसमें मतलब मतभेद है, आप देख सकते हैं। पूरी जमीन पर सिर्फ 30% ही प्लेस है, 29-30% जमीन है बस पूरे वर्ल्ड की, उसमें से 90% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ 10% जमीन पे रहती है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा प्रेशर है इस धरती के ऊपर, कितना ज्यादा है ना। और 70% पे तो पानी है ना। तो उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन की जनसंख्या देखें तो पॉपुलेशन की जनसंख्या चाइना नंबर 1 पे है, उसके बाद भारत है, और आप देख सकते हैं 10 कंट्रियों की लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है, बांग्लादेश 8वें नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसी भी एरिया को वहां की टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाती है। कहने का मतलब अगर आपको एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी पता करनी है तो आप नोटिस करेंगे कि एशिया का टोटल इलाका और वहां की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वो हमें पता चल जाएगा। आपको भारत के बारे में मुझे कमेंट करके बताना है कि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है। ये चीज पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो आप जरूर क्या कहते हैं इसकी स्टडी करिएगा। और अभी अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि हमें हाईयर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 200 लोगों से ज्यादा, मतलब ये वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। मतलब कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के अंदर जहां पर 200 पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक व्यक्ति हो, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर हमें 200 व्यक्ति देखने को मिलता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, साउथ ईस्ट और एशिया है। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमें हाई डेंसिटी देखने को मिलती है। उसके बाद लो डेंसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, कोल्ड डेजर्ट एरिया पे, हॉट डेजर्ट एरिया पे, लो लैटिट्यूड एरिया पे, जहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ हमें एक ही व्यक्ति देखने को मिलता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मीडियम अगर डेंसिटी देखी जाए तो मीडियम डेंसिटी के अंदर हमें 11 से 15 लोग जो हैं एक प्लेस पे देखने को मिल जाते हैं। ये मीडियम हमें बताने की कोशिश करी गई है। तो ये चार्ट आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, आप इस चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसमें बताया है कि एशिया का लगभग पर स्क्वायर किलोमीटर 146 लोगों का है, उसके बाद अफ्रीका का है, उसके बाद यूरोप का है, लैटिन अमेरिका के अंदर करीबन का है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का है, और ओशनिया मतलब जो ओशन के आसपास के इलाके हैं, ओशन में जो कॉन्टिनेंट पर रहने वाले जगहें हैं, उनमें सिर्फ 5 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर का आते हैं। तो एशिया पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इवन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है। तो फिर उसके बाद नोटिस करेंगे जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कोई भी चीज इफेक्ट करती है तो वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर और सोशो कल्चर फैक्टर। इसके बारे में आपने पहले भी स्टडी करी हुई है, इसके बारे में हमने बताने की कोशिश करी हुई है कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल फैक्टर में जमीन आ जाता है, पानी आ जाता है, और क्लाइमेट यानी कि सॉइल क्लाइमेट, ये सारी चीजें हमें किसमें बताया जाता है, हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर में। आपने इंडिया वाली बुक के अंदर भी देखा हुआ है, तो इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, बहुत इजी है। लैंड फॉर्म, उसके बाद क्लाइमेट, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, ये क्लाइमेट के हिसाब से होता है तो इंसान वही रहना पसंद करता है जहाँ पे चीजें उन्हें अच्छी से अवेलेबल हो जाए।
इकोनॉमिक फैक्टर में स्पेशली रोजगार आ जाता है, तो रोजगार के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी इंसान वहीं जाएगा क्योंकि वहां पे उसे काम मिल जाता है। तो जहाँ पे माइंस होगी लोग वहां माइग्रेट करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर में दूसरा फैक्टर है अर्बनाइजेशन का, मतलब जहाँ पे शहरीकरण हो रहा होगा, जहाँ पे शहरों का विकास हो रहा होगा, शहरों का डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो इंसान रूरल से अर्बन प्लेसेस पे जाता है रोजगार काम धंधे की तलाश में। तो आप देखेंगे क्योंकि वहां पे उसको अच्छा खाना पीना, सैलरी, एजुकेशन और सारी चीजें मिल जाती है, तो इसलिए आप देखेंगे कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया के अंदर तो इन प्लेसेस पे। और एट प्रेजेंट टाइम पे अगर हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो लोग इंडिया से यूरोप के कॉन्टिनेंट पे ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिलती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप ये पाठशाला के चैनल पे ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी माइग्रेशन की वजह से या जनसंख्या को इफेक्ट करने वाला एक फैक्टर बन सकता है। तो कहने का मतलब जिस जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जहां जॉब होगी तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट भी करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि लोग गांव जैसे इलाकों से निकल के शहर जैसे इलाकों के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आके कहते हैं इन लोगों ने करा था। आप देख सकते हैं मूवी के अंदर भी यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि लोग रोजगार के तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। वर्ल्ड के लेवल की अगर बात करी जाए तो एशिया के अंदर बहुत सी कंट्री यूरोप जाना पसंद करती है, जहाँ पे यूरोप के अंदर अच्छी इनकम, अच्छा पैसा और क्या कहते हैं इज्जत। कहने का मतलब सब कुछ वो है जो हमें मिल जाती है वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे देखी गई है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक मैटर कर जाता है। उसके बाद अगर हम सोशल कल्चर फैक्टर देखें तो रिलीजियस फैक्टर जो कल्चर फैक्टर के अंदर आ जाता है वो रिलीजियस फैक्टर है। और उसके बाद अगर सोशल की बात करें तो कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है इंसान वहाँ नहीं रहता है, जैसे कि सीमाओं का विवाद होते रहना, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं होना, ये एक रीज़न हो सकता है कि इंसान इनकी वजह से भी माइग्रेट कर जाता है। सिंपल शब्दों में अगर आप देखने की कोशिश करें तो मैं उस कंट्री में नहीं रहूंगा जहाँ पे बार बार सरकार जो है बम बारूद कर रही है, मतलब अटैक कर रही है, जैसे इजराइल के अंदर आज की डेट में हो रहा है कि वहाँ पे तो अटैक हो रहा है, लाखों जाने जा रही है, तो इंसान वो रहना पसंद नहीं करेगा। जहाँ पे सीमा विवाद हमेशा बने रहे, जैसे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में सीमा विवाद बना रहता है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें होती है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम रहती है। तो प्रॉब्लम हर जगह है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो इंसान इन चीज़ों की वजह से भी आप देखेंगे कि इंसान एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है। अब इतना हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये हो गया किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी भी जनसंख्या का बढ़ना या घटना, उसके अगर डिफरेंशिएट को देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि होती है। अब जनसंख्या वृद्धि में अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव ग्रोथ हो गया, जनसंख्या में नेगेटिव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो नेगेटिव ग्रोथ हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर आपको। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ के मेन आइडियोलॉजी को, वो क्या है देखिएगा। नंबर 1 नेचुरल ग्रोथ। ये है नेचुरल ग्रोथ, मतलब कि आप कुछ भी कर ले ये आपका ग्रोथ इतना होना ही होना है। हर साल में आपने पता होगा कि आपका बर्थ रेट काउंट करते हो आप लोग, और हर साल में आप डेथ रेट जो है वो भी काउंट करते हो। तो मतलब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर 1000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ कि 800 बच्चे जो है वो जिंदा रह गए, जिंदा है 800 लोग, और सेम किसी ऐसी प्लेस के अंदर अगर 1000 बच्चों में से अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं कम से कम 1000 बच्चों में से मैं कहूँ कि 400 बच्चे मर गए, डेथ हो गए, तो इतने मर गए और इतने बच गए, तो इनके दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 400 बच्चे तो फिर भी बचे ही बचे ना। तो इसे ही हमने क्या कहते हैं कि नेचुरल ग्रोथ का मतलब हमारे भारत देश की जनसंख्या एक नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ ही रही है। मतलब जितने लोग मर रहे हैं या जितने लोग पैदा हो रहे हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो आप देखेंगे नेचुरल ग्रोथ है, आप इसे रोक ही नहीं सकते। तो आपको मुझे कमेंट करके पता है क्या बताना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड की नेचुरल ग्रोथ किस रेट के हिसाब से बढ़ रही है और इंडिया की नेचुरल ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है। दोनों का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, ये ईयर के हिसाब से बढ़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि नेचुरल ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनका नेचुरल ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, और जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनका नेचुरल ग्रोथ यानी कि प्राकृतिक वृद्धि जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ऑफकोर्स इसका नेचुरल ग्रोथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियों के कंपैरिजन में। तो यू नीड टू फाइंड दिस, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा असल में असली सच क्या है। गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो गड़बड़ क्या है, यू नीड टू फाइंड दिस। उसके बाद अगर हम नेचुरल ग्रोथ को देखें तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि दिल्ली एक प्लेस है, और मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर बर्थ रेट जो है वो 800 समथिंग है, प्लस है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा, और डेथ रेट जो है वो 100 लोगों का है।
इतने लोग 100 प्लस लोग मर जाते हैं। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर भी 700 लोग तो हर साल पैदा हो ही रहे ना, जिंदा तो रह ही रहे ना। तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर हमें नेचुरल ग्रोथ रेट के अलावा अगर हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेथ रेट और बर्थ रेट को तो देखना ही पड़ेगा। मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट हमने देख लिया कि 700 तो था ही था, लेकिन दिल्ली के अंदर, मैं एग्जाम्पल छोटा वाला दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर इन माइग्रेंट कितने हुए, कितने लोग आए। मान लीजिए दिल्ली के अंदर हर साल हर दिन 1000 लोग आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर कम से कम हर दिन 500 लोग जा रहे हैं। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 500 लोग तो फिर भी बच ही रहे हैं ना। तो मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस 700 और आने और जाने के लोगों का डिफरेंट क्या हो गया 500। तो टोटल कितना हो गया 1200 लोग। तो 1200 लोग हर साल या हर मंथ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने लोग एक्चुअली रुकते ही रुकते हैं, इतने लोगों की एक्चुअली जनसंख्या है। ऐसा ही सेम यूरोप के साथ और ऐसा ही सेम पूरे वर्ल्ड के साथ होता है। अगर हमें पूरे वर्ल्ड के में हर किसी कॉन्टिनेंट की एक्चुअल और साथ में नेचुरल ग्रोथ रेट देखनी हो तो हम इस तरीके से एक्चुअल और नेचुरल ग्रोथ रेट देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। पॉजिटिव मतलब किसी जनसंख्या के अंदर बढ़ना और नेगेटिव किसी जनसंख्या के अंदर घटना। अब यहाँ पे जनसंख्या को क्या कहते हैं चेंज करने के लिए जो फैक्टर मैटर करते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट। किसी प्लेस पे अगर जनता बढ़ना है तो भाई वहाँ पे डेथ रेट कम होना चाहिए और बर्थ रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ की जनता बढ़ेगी। किसी जगह की अगर जनता मर रही ज़्यादा है और वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब मर रहे कम है और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे ग्रोथ होगा। लेकिन नेगेटिव में जाएगा तो बर्थ रेट कम हो रहा है और बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे मतलब मर रहे कम लोग हैं और पैदा मतलब उसका उल्टा समझ रहे हैं ना आप, कहने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। डेथ रेट वहीं बढ़ेगा जहाँ पे क्या कहते हैं आपका मतलब जहाँ पे जनता जो है वो मर रही कम है और पैदा भी कम हो रही है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ पे डेथ रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक सिचुएशन है जो बताने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन चेंज इस तरीके से होता है। माइग्रेशन भी एक रीजन करता है किसी पॉपुलेशन चेंज होने का, तो उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि उसे उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को मैटर करते हैं। आपको कमेंट करना है, मुझे कमेंट करके मुझे ये बताने की कोशिश करना है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है और ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। ये इंडिया के कंपैरिजन में है। और सेम अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आपको पता करना होगा कि ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बर्थ रेट अच्छा है और कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डेथ रेट अच्छा है। डेथ रेट तो खैर अच्छा हो ही नहीं सकता कहीं, लेकिन फिर भी यू नीड टू फाइंड दिस, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में चलते हैं, सॉरी अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से तो आप रूबरू हुए होंगे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में एक ईयर के अंदर कितने लोग पैदा होते हैं, उसका हम क्या कहते हैं डिवाइड करके, बच्चों से डिवाइड करके उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बच्चों का बर्थ रेट पता चल जाएगा। ऐसे ही हम डेथ रेट के साथ भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये हमने पहले भी जब वर्ड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताने की कोशिश करी थी। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखेंगे माइग्रेशन भी एक चीज़ है। जब इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करता है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो इसमें माइग्रेशन में क्या चीज़ आपको जाननी है कि जब इंसान जहाँ पे है, अभी मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन कहा जाएगा, इमिग्रेंट कहा जाएगा, जिससे आप उत्प्रवासी कहते हैं। लेकिन आप मतलब ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया। यहाँ से आप ओरिजिन कर रहे हैं ना, यहाँ से आप निकल रहे हैं और उसके बाद जब आप यहाँ से निकल के दूसरी प्लेस पे आते हैं, ये दूसरी प्लेस पे आ गया बंदा, तो दूसरी प्लेस पे आ गए तो आपने इंडिया से निकल के आपने एंट्री मार दी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अफ्रीका के अंदर अगर आपने एंट्री मार दी तो आप यहाँ पे क्या कहलाएंगे, अब यहाँ पे आप इमिग्रेशन कहलाएंगे। एमिग्रेंट उत्प्रवासी, इमिग्रेंट अप्रवासी। तो ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन था, आप यहाँ पे पहुंचे तो ये आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, ये गंतव्य स्थान हो गया। वो उद्गम स्थान था और ये आपका डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ गंतव्य स्थान हो गया जहाँ पे आप पहुंचे। तो अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। तो वर्ल्ड के लेवल में भी ऐसा होता है, कहीं पे आप एमिग्रेंट है और कहीं पे आप इमिग्रेंट है, कहीं पे आपको एमिग्रेशन पासपोर्ट लेना पड़ता है और कहीं आपको इमिग्रेशन पासपोर्ट लेना पड़ता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। अब यहाँ पे लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते क्यों हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे राजपाल यादव जी ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको भी पता चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोग इसलिए जाते हैं बस क्योंकि उन्हें पता है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पुश फैक्टर ये वो जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए आपका यहाँ पे पुल फैक्टर मैटर करेगा और आप कहेंगे कि भाई मैं तो क्या कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ अफ्रीका, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा मुझे चीज़ें बेनिफिट में मिलेगी। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जैसे आप हिंदी में प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के नाम से जानते हैं, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो है मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से आप निकल रहे हैं वो आपका पुश फैक्टर है, वो आपको पुश कर रहा है, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। पुल फैक्टर वो आपको चुंबक की तरह खींच रहा है, तो हमारा पुल फैक्टर हो गया। ठीक है, मतलब अब आप कहाँ जाना चाहते हैं अब आपको समझ में आ गया है। मतलब अगर आप अपने इलाके में रहना पसंद नहीं कर पा रहे तो शायद से वो वहाँ पे आपको जगह पसंद नहीं आ रही है, या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो आपको जगह पसंद आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑल वी नो दैट, हम सारे के सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी है। वी आर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम सभी को पता है कि हमने 2600 BC के टाइम पीरियड पे अपने पूर्वजों को मैं कह सकता हूँ या अर्ली मानव अगर कहीं पे स्थापित हुआ था और कहीं पे रहा था, सिचुएटेड हुआ था, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। ओके, ये वाला टाइम पीरियड हमें एग्जैक्टली किताबों के अंदर बताया जाता है, बिफोर क्राइस्ट एरा। हमें ये लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जनसंख्या जो इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, इवन हमारे पास उस टाइम पे कोई स्टैटिक्स भी नहीं थे। लेकिन हमें इतना अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपने 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमने ये जाना था कि लंदन एक ऐसा शहर था, मतलब यूके के अंदर स्पेशली, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चालू हुआ और धीरे धीरे वहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ होती हुई एकदम से जे कर्व हुआ और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अंतर आने लग गया। कहने का मतलब हमारी 1 अरब की आबादी, अगर 1 अरब की आबादी अगर हम देखें तो हमारी 17वीं सेंचुरी तक भी अब मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम पीरियड तक हमारे पूरे वर्ल्ड की 1 अरब आबादी नहीं थी। एट प्रेजेंट टाइम वी आर ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन पीपल, मतलब हम क्या कहते हैं कम से कम 750 अरब लोग हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें। और हमारे देश के अंदर, मैं पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अब किसी भी जनसंख्या में 1 अरब यानी कि 100 करोड़ की बढ़ोतरी होना अब कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। हम हार्डली 12 से 15 साल के अंदर के गैप में हम लोग अपनी आबादी 1 करोड़ की बहुत आसानी से कर लेते हैं। मतलब ये जनसंख्या ग्रोथ कैसे हुआ, इस ट्रेंड को समझने के लिए ही आपको इसमें बने रहना है और मैं आपको पूरा एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो किस तरीके से हुआ। सो लेट मी स्टार्ट बाय दिस। अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है तो आपने बहुत अच्छी तरीके से फिर आप कवर अप कर पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि लगभग आज से मैं अगर ये देखूं बिफोर जीसस क्राइस्ट से पहले भी अगर हम देखें तो 121 सैकड़ा हजार 12,000 साल लिख रखा है यहाँ पे। 12,000 साल यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी इन्होंने बता रखा है। और लास्ट इन्होंने बताया था कि इस टाइम पीरियड तक लगभग हमारी जो आबादी थी आप देख सकते हैं, लगभग हमारी 1600 जो आबादी थी वो 0.5 बिलियन यानी कि लगभग हमारी मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पीरियड पे हमें देख सकते हैं 16वीं सेंचुरी में 50 करोड़ समथिंग थी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आते आते एकदम से जे कर्व आया और जे कर्व आने की वजह से आप देखेंगे कि एज ऑफ क्या कहते हैं यूरोपियन के टाइम पीरियड में आप देखेंगे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोगों ने ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 1600-1700 के बीच का ही जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे ही कंपास जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तो ये बताने की कोशिश ये करी जा रही है कि आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट दिस टू दिस टाइम पीरियड ईयर्स अगो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन वाज स्मॉल, रफली 8 मिलियन पीपल। मतलब हम लोग 12,000 से 8,000 साल के बीच में बता रखा है स्टैटिक्स के हिसाब से कि हम लोग मे भी शायद से सिर्फ 80 लाख ही लोग थे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। लेकिन कैसे कैसे पॉपुलेशन एकदम से ग्रोथ हुई आप देख सकते हैं। लगभग 1850 के अंदर हमारी पॉपुलेशन एकदम से जे कर्व में गई और हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है हम ये समझेंगे कि हम 1 बिलियन पीपल जब हो गए तो हम 1830 तक आते आते हम लोग 1 बिलियन हो गए और उसके बाद 100 साल के गैप में फिर हम 2 बिलियन हो गए, 30 साल के गैप के अंदर फिर हम 3 बिलियन हो गए, फिर
15 साल गैप, 12 साल गैप, 12 साल गैप, 12 साल गैप। अब हम अकॉर्डिंग टू 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 7 बिलियन पीपल हैं, यानी कि 12 साल और लगेंगे। तो 12 साल अगर 2011 के हिसाब से अगर आप लगाएं तो नाना करके भी 2023 तक अगर हम बोले सो हम 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएंगे। तो ये एक चिंता का विषय है, मतलब अगर वर्ल्ड के लेवल में देखें सो इट इज अ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि जनता अगर बढ़ती रहेगी तो हम जमीन को खींच के बढ़ा नहीं सकते। रिसोर्स उतने ही रहेंगे, जगह उतनी ही रहेगी, अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द मेन वरी अबाउट आवर फ्यूचर ऑल्सो। तो आप ये देख सकते हैं ये तो होता ही रहेगा, ये हो भी रहा है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हम देख सकते हैं कि हमारे पूरी तरीके से जब एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जब वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ 16 to 17 सेंचुरी के बीच में, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से देखा गया। कैसे देखा गया, अब बच्चे सोच रहे हैं कि व्यापार की वजह से कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, जबकि आप नोटिस करेंगे कि शुरुआती समय के अंदर लोग एग्रीकल्चर जैसे काम में ही लगे रहते थे, तो वहां पे हमारे पास टेक्नोलॉजी ना ज़्यादा होने की वजह से बच्चे ज़्यादा पैदा तो होते थे लेकिन ज़्यादा मर भी जाते थे। अब जब टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास आ गई और दूसरे यूरोप की कॉलोनीज से लोगों ने माइग्रेशन हमारे एशिया की तरफ करने लगे, तो अगर वो हमारी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है व्यापार करें तो कुछ ना कुछ तकनीक तो हमें देखे जाएंगे ना। और अगर इंसान को तकनीक देखे जाएंगे तो फिर आप नोटिस करेंगे कि इंसान की तकनीक कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या के ग्रोथ के लिए एक कारण बन सकती है। मतलब या तो वो कोई मेडिसिन दे सकते हैं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे बर्थ रेट ज़्यादा होता रहे, मतलब मरने की क्षमता जो हो वो कम हो। पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी कोई पेंडेमिक आ जाती थी, कोई बीमारी आ जाती थी, तो लोगों के पास उसकी मेडिसिन नहीं होती थी। मेडिसिन नहीं होती थी तो लोग चिकन पॉक्स से, हल्के से बुखार से भी लोग मर जाते थे। लेकिन जब से क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का विकास हुआ 16 to 17 to 18 सेंचुरी के बीच में, जब लोगों ने एक प्लेस से दूसरे प्लेसों पे जाना चालू कर दिया, सो यू नोटिस दैट उस समय में पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण बना। तो ये वाला टाइम पीरियड आपको दिख रहा है ना, ये वाला टाइम पीरियड, तो यहाँ पे वैसे तो 17 to 18 सेंचुरी बोला हुआ है, तो ये वाले टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा जे कर्व उठा है। उठने के बाद ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे लगभग 1830 तक बता रखा है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन जो था हमने धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। हमें ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, वो समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब हम लोग 1750 तक, सिर्फ और सिर्फ 1750 तक, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 55 करोड़ लोग थे, सिर्फ 55 करोड़ लोग थे। उसके बाद हम लोग 1830 तक आते आते हम लोग कितने हो गए, हम लोग 1 अरब लोग हो गए। 1 अरब हो गए तो उसके बाद फिर 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले यूके के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लंदन के अंदर। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लंदन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। 26,000 आविष्कार वहां पे उस टाइम पीरियड पे 1830-40 के बीच में हुआ। और लंदन एक ऐसा शहर बना जहाँ पे 1 करोड़ की आबादी, 1 या 2 करोड़ की आबादी सबसे पहले बननी थी। तो वो आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वो वहाँ की तरफ मैं नहीं जाऊँगा ताकि आप इतना भटके ना। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेंडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 18th सेंचुरी में ज़्यादा बढ़ी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ चुका था। और उसके बाद उन्होंने दूसरी सर्विसेज दूसरी प्लेसेस पे जाने लग गए। उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई और फिर लोगों ने क्या कहते हैं हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बर्थ, मतलब रिडक्शन, सॉरी, मतलब पहले लोग मर जाते थे लेकिन अब उसमें कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि लोगों को अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मेडिसिन मिल गई, लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें। सो दिस इज द रीज़न आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्टीम इंजन बन गया तो लोगों को दूर दूर तक जाना नहीं पड़ा। यहाँ पे लोगों ने क्या कहते हैं एपिडेमिक यानी कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो थी उनका इस्तेमाल मेडिसिन के थ्रू ठीक करने लग गए। तो मेडिसिन और सैनिटेशन फैसिलिटीज ठीक हो गई, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि मरने की जो डेथ रेट था वो कम हो गया और वर्ल्ड के अंदर इसलिए पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसी वजह से आपकी बुक के अंदर स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है कि अगर क्या कहते हैं अगर इम्पैक्ट अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आप देखेंगे अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिजायरेबल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमें इकोनॉमिक का ग्रोथ भी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक के ग्रोथ के अंदर आप नोटिस करेंगे कि इंसान आप पूरी तरीके से ये करने लग जाएगा कि मतलब उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रोग्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको ज्यादा माल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे इसीलिए बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड द सर्टेन लेवल ऑफ द लीड द प्रॉब्लम, मतलब अगर जनसंख्या
ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ साथ कुछ क्या कहते हैं समस्याएं भी पैदा होगी। जनसंख्या गिरावट भी एक चिंता का विषय हो सकता है किसी देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या अगर कहीं में ज्यादा मरी जा रही है तो वहां पे फिर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी है। इट इज इंडिकेट दैट द रिसोर्स हैड सपोर्टेड द पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू द मेंटेन द पॉपुलेशन। मतलब जो क्या कहते हैं रिसोर्स पहले लोगों की मदद कर दिया करते थे, अब वो रिसोर्स लोगों की मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि जनसंख्या ग्रोथ होती जा रही है। तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 3 चीज मेंशन करी हुई है। आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझना होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में यही बताया है कि कैसे लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट होते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं हमें समझ में आता है कि लोगों को फैसिलिटीज मिलती है। ऐसा ही जहाँ जहाँ संख्या ग्रोथ हो रही थी वर्ल्ड के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि वहीं ज़्यादा ग्रोथमेंट हमें देखने को मिली जहाँ पे लोगों ने टेक्नोलॉजी देखी, सुख सुविधाएं देखी। तो इसीलिए आप 3 स्टेजेस पे फोकस करते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती समय में हाई फर्टिलिटी रेट था और हाई मोर्टेलिटी रेट भी था। मतलब पैदा भी लोग ज़्यादा होते थे, मरते भी ज़्यादा थे। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे और उस टाइम पे लोग अनपढ़ भी थे और टेक्नोलॉजी का उन्हें पता नहीं था। लेकिन 1830 के बाद क्या हुआ, 1830 के बाद ये हुआ कि फर्टिलिटी रिमेन रह गई लेकिन मरने की संख्या लोगों की कम हो गई और लोगों ने सैनिटेशन और हेल्थ केयर कंडीशन को भी समझना चालू कर दिया और ये लोगों को मिल गई। और जब टेक्नोलॉजी और अच्छी तरीके से डेवलप हो गई तो जनसंख्या ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, क्योंकि आपने देखा था कि पहले हमारी जनसंख्या 100 साल के अंदर बढ़ रही थी, फिर मतलब 1 करोड़ 1 अरब की जनसंख्या, फिर 45 साल हुई, फिर 15 साल हुई, फिर 12 साल हुई। मे भी शायद से अब आगे जाके ये रेशो और भी कम हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेज में अगर हम देखें तो लोग पढ़े लिखे हो चुके थे, लोगों ने ना तो जनसंख्या बढ़ाई ना जनसंख्या कम करी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बिकम द अर्बनाइज्ड। अब लोग शहरीकरण की तरफ आना चालू कर दिए थे और लोगों ने हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। हाई टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये था कि ये ऐसे स्टेजेस थे जो 2000 के टाइम पीरियड के अंदर भारत के अंदर लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके थे, लोगों को समझ में आ चुका था कि यार सही मायने में जनसंख्या का बढ़ना कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के ऊपर एक प्रेशर है। तो इसकी वजह से लोगों ने इस पे भी काम करना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे लास्ट में यही है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सो देयर आर सो मेनी गाइडलाइन फॉर यू बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। लेकिन कुछ है जो ये पाठशाला चैनल आपको बताना चाहता है। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग, बच्चे 2 ही अच्छे। ये फैमिली प्लानिंग है। आपको क्या कहते हैं ये याद रखना चाहिए कि अगर आपकी शादी भी हुई है तो फैमिली प्लानिंग करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ, ये आपको पता है एक सरकार का मोटो है। दूसरा, हमें बच्चों के बर्थ रेट के अंदर स्पेस देना चाहिए। पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था कि बर्थ रेट में कोई स्पेस नहीं होता था। आप नोटिस करेंगे एक बच्चे के बाद एक बच्चा, एक बच्चे के बाद एक बच्चा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि मतलब एक तो जो भी महिला है उसको भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या कहते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए जनसंख्या ग्रोथ हो रहा है उसका भी एक प्रॉब्लम है ना। तो इसमें हमें स्पेस देना चाहिए बच्चों के गैप में, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हो। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, प्रोपोगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक, मतलब कहने का मतलब ये कि गर्भ निरोधक दवाएं, यूज ऑफ कॉन्डम, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को मतलब रोक सकते हैं या कंट्रोल में ला सकते हैं। एक रीज़न और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है जागरूकता। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जनता जो है ना जागरूक नहीं होती है तो आप नोटिस करेंगे कि आप सरकार कितनी भी कुछ भी कर ले, जनता नहीं रुकने वाली है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी अवेयरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस रहेगी तो भाई सिंपल सी बात है, सारी समस्याओं का हल अपने आप ही हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए देख सकते हैं कि ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। सो दिस साइड विजय हियर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, और आई होप को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बुक से पढ़ लेंगे, टैली कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।